वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 44 तक कंप्लीट कर ली थी, जो कि हमारा प्रीवियस जजमेंट ऑर्डर डिक्री व्हेन रेलिवेंट से रिलेटेड था कि प्रीवियस डिक्री ऑर्डर और जजमेंट कब रेलिवेंट होंगी, जो कि 40 से लेके 44 के बीच में था। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर बहुत अच्छे से समझा था और उससे रिलेटेड जो इलिस्ट्रेशंस थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। जो प्रीवियस के क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड आए थे वो मैंने आपको समझा दिए थे। उससे आगे का टॉपिक जो है आज का, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, यहाँ पे थर्ड पर्सन का मतलब है अन्य व्यक्तियों से। तो अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होंगी, ये है हमारे आज के टॉपिक का नाम। तो अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत होंगी, इसके बारे में आज जो हम लेक्चर कराएंगे उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कब जो थर्ड पर्सन है उनकी ओपिनियंस रेलिवेंट होंगी और कोर्ट कहाँ तक उनको मानने के लिए बाध्यकारी है, कितना वो जजमेंट के लिए लाभकारी होंगी। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आज मिल जाएंगे। जो आप कोर्ट के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसी डॉक्टर ने एक डॉक्यूमेंट के ऊपर ओपिनियन दे दी है तो उस ओपिनियन की कितनी रेलिवेंसी है, एक किसी लैब से किसी एक एविडेंस के ऊपर अगर कोई ओपिनियन आई है तो उसकी रेलिवेंसी कितनी है, क्या डॉक्टर की ओपिनियन या किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन जो उसने बीइंग एक एक्सपर्ट होने के नाते दी है वो कहाँ तक कोर्ट को बाध्यकारी बनाती है। या एक और बात आ जाती है, अगर एक ही मैटर पे दो ओपिनियंस आ गई हैं तो तब कौन सी ओपिनियंस को माना जाएगा। किसी एज को लेके ओपिनियन आ गई है तब क्या स्टेटस होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आज के इस लेक्चर के अंदर आपको मिलने वाले हैं। मैं बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले आज का लेक्चर के अंदर हम पहली सेक्शंस लेंगे, सेक्शन 45 जो बात करती है ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, जो एक्सपर्ट है, जो विशेषज्ञ है, उनकी राय की बात करती है ये। ठीक, तो जैसा कि मैं कंपेयर करके पढ़ाता रहा हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, तो जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 40 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 45 है, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 39 है। इसके अलावा जो मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है और एनी, जैसे ये लिखा हुआ है और एनी अदर फील्ड, ये ऐड किया गया है। एंड यहाँ पे ये वर्ड यूज ऐड किया गया है, ये सब क्लॉज ए डाला हुआ है, ये ऐड किया हुआ है। इसी तरह से सेक्शन 39 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर है, इसी के अंदर इन्होंने सब क्लॉज 1 और 2 करके डाल दिए, जो कि 45 और 45 ए भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो कि सेक्शन 45 और 45 ए है, वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 39 ही होगी। इसको इन्होंने सेक्शन जो 45 से इसको सब क्लॉज में बांट दिया। मतलब 45 सेक्शन जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जो अब होगी वो क्या होगी, 39 का फर्स्ट क्लॉज हो जाएगी और ऐसे ही 39 का सेकंड क्लॉज हो जाएगी 45 ए। बाकी जो चेंज हुआ है वो मैंने ब्लू कलर से किया हुआ है। तो सबसे पहले सेक्शन समझ लेते हैं व्हेन, इसके बाद मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन अ पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ, पहली बात, और साइंस और आर्ट, or as to identity of handwriting or fingerprint, the opinion upon that point of person specially skilled in such foreign law, science, art or question as to identity of handwriting or finger impression are relevant and such person are called expert। अब इसको समझते हैं। ये पूरी जो डेफिनेशन का मतलब है वो ये कहना चाहता कि जब भी कोर्ट को ओपिनियन बनानी हो, किसी एक्सपर्ट से रिलेटेड कोई ओपिनियन लेनी हो,
किनके लिए? उन सब्जेक्ट के लिए जो मेंशन है यहाँ पे, फॉरेन लॉ हो गया, जैसे कोई विदेशी कानून, साइंस से रिलेटेड कोई हो गया, आर्ट से रिलेटेड कोई हो गया, हैंड राइटिंग से रिलेटेड हो गया, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग से रिलेटेड, फिंगर इंप्रेशन से रिलेटेड हो गया। इन 5 चीजों से रिलेटेड अगर सब्जेक्ट के ऊपर कभी कोर्ट को ओपिनियन बनानी है, राय बनानी है, तो वो क्या करेगा? जो पर्सन होंगे स्पेशली स्किल्ड, उनकी ओपिनियन के ऊपर, जो उनकी ओपिनियन है उनके ऊपर रिलाई कर सकता है। मतलब उनकी ओपिनियन जो होंगी वो रेलिवेंट होंगी। अगर मैं एक लाइन के अंदर इसको समझाऊं इस डेफिनेशन को, तो ये डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि कोर्ट को कभी ओपिनियन, अपने केस के अंदर हेल्प के लिए कोई ओपिनियन की जरूरत हो इन 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशन से रिलेटेड के लिए, अगर उसको कोई हेल्प चाहिए हो इससे रिलेटेड, तो ओपिनियन एक्सपर्ट को बुला सकता है और या जो ऑलरेडी पहले से ओपिनियन उनकी आई हुई उनके ऊपर रिलाई कर सकता है और उनकी ये जो ओपिनियन दी होंगी वो रेलिवेंट होंगी। और ऐसे पर्सन जो आके जो ऐसी ओपिनियन देंगे वो एक्सपर्ट कहलाएंगे उन सब्जेक्ट के। ठीक है, तो ये तो थी सेक्शन 45 की बात। 39 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसके अंदर इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी है, और एनी अदर फील्ड। मतलब ये 5 सब्जेक्ट तो है ही, बाकी इसके अलावा कुछ और भी हो, उसके लिए रिगार्डिंग अगर कोई कोर्ट को राय बनानी हो, तो कोर्ट ऐसी जो स्पेशली स्किल्ड पर्सन होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको बुला सकती है और उनकी ओपिनियन ले सकती है। और उनकी वो जो ओपिनियन जो उन्होंने स्पेशली पर्सन्स ने दी हैं, जो स्पेशली स्किल्ड पर्सन है जिन्होंने वो ओपिनियंस दी हैं, उनकी ओपिनियंस के ऊपर रिलाई कर सकता है और उनकी ऐसी ओपिनियंस रेलिवेंट होंगी। ये 39 के अंदर क्या कर दिया, इसका स्कोप और बढ़ा दिया। जो अभी तक सिर्फ 5 चीजों के बारे में था कि जब सब इन सिर्फ 5 चीजों के बारे में, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, फिंगर इंप्रेशन से रिलेटेड ही जो स्पेशली स्किल्ड पर्सन होंगे उनकी राय रेलिवेंट होगी, उनकी ओपिनियंस रेलिवेंट होंगी कोर्ट के अंदर। तो अब हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने 39 के अंदर वो एक वर्ड यूज कर दिया, और एनी अदर फील्ड, मतलब इसके अलावा कोई और भी सब्जेक्ट हो, किसी और फील्ड से रिलेटेड भी अगर कोर्ट को जरूरत पड़े राय बनानी हो, तो कोर्ट उससे रिलेटेड जो स्पेशली स्किल्ड पर्सन हैं उनको बुला सकती है और उनकी ओपिनियंस ले सकती है। अब यहाँ पे जो शब्द यूज है फॉरेन लॉ, मतलब जो इंडियन लॉ नहीं है, मतलब कोई विदेशी लॉ है, किसी जैसे फ्रांस का लॉ हो गया, यूके का लॉ हो गया, अमेरिका का लॉ हो गया, या अदर कंट्री किसी और कंट्री का लॉ है, इंडिया का लॉ नहीं है। ऐसे लॉ के ऊपर अगर कोई ओपिनियन जैसा आपको चाहिए तो वो स्पेशली स्किल्ड पर्सन को बुला सकते हैं, और स्पेशली स्किल्ड पर्सन जो राय देगा उसकी राय रेलिवेंट होगी, पर उसकी राय कंक्लूसिव प्रूव नहीं होगी। ये बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से। उसकी राय रेलिवेंट तो होगी, उस केस को हेल्प तो करेगी, पर वही सिर्फ सजा दिलाने के लिए काफी होगी ये नहीं हम कह सकते। जैसा बाध्यकारी भी नहीं होंगे इससे कि सिर्फ उसी को कंसीडर करके सजा दे दे। ये कोर्ट को तो हेल्प करेगी, जैसा आप इसको माने या ना माने ये भी जैसा आपकी मर्जी। अगर उन्हें लगता है कि इसकी रेलिवेंसी है बहुत ज्यादा, इस पर रिलाई किया जा सकता है, ऐसी सर्कमस्टांसेस जो केस के हैं उनको देख के, जैसा आप अगर ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं तो वो इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, पर ये कंक्लूसिव प्रूव नहीं होगा। इससे कोरोबोरेट करा सकते हैं, और एविडेंस जो जोड़ रहे हैं उसे कोरोबोरेट करा के इसकी हेल्प करके कन्विक्शन कर सकते हैं, पर ओनली एंड ओनली ये रेलिवेंट फैक्ट तो है, पर ये जो ओपिनियन है ये रेलिवेंट फैक्ट तो होंगी, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी, किसी को सजा देना के लिए ये पर्याप्त नहीं होंगी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठता है कोर्ट के अंदर कि हुज स्पेशली स्किल्ड पर्सन, क्या इसके लिए डिग्री रिक्वायर है? केवल एक डिग्री, जिसके पास कोई डिग्री हो, तो ऐसा कहीं भी लॉ के अंदर नहीं लिखा है कि स्पेशली स्किल्ड की डिग्री क्या होगी। जी हाँ, बिल्कुल समझ लीजिए क्लियर शब्दों में, कहीं भी लॉ के अंदर ये नहीं लिखा है
कि स्पेशली स्किल्ड पर्सन क्या होगा। स्पेशली स्किल्ड पर्सन सिंपल सा समझो आप, वो व्यक्ति जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन रखता हो, चाहे वो किसी डिग्री के माध्यम से रखता हो, चाहे किसी वो फिर डिप्लोमा के माध्यम से रखता हो, या एक्सपीरियंस के आधार पर रखता हो। ऐसा व्यक्ति जिसे कोर्ट अलाउ कर दे कि स्पेशली स्किल्ड है, जैसे कोर्ट ये मान ले कि स्पेशली स्किल्ड है, जैसे साइंस से रिलेटेड, अब साइंस से मान को फिजिक्स से रिलेटेड कोई अगर सब्जेक्ट उठा कोर्ट के अंदर, जो फिजिक्स से उसने किसी व्यक्ति ने पीएचडी करी है, ऐसे व्यक्ति को जनरली स्पेशली स्किल्ड पर्सन हम मानते हैं, जिसकी मतलब उस सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट जो डिग्री है वो उसके पास है, पर सिर्फ उसने डिग्री ना करके केवल ग्रेजुएशन करा है, ऐसे व्यक्ति को आप ये कहो कि वो उस सब्जेक्ट से क्या है, स्पेशलिस्ट नहीं है, लेकिन उस सब्जेक्ट से उसने ग्रेजुएशन ही कर रखी हुई है, तब भी ऐसे व्यक्ति को अगर कोर्ट अलाउ करता है तो वो स्पेशली स्किल्ड पर्सन कहलाएगा, क्योंकि डिग्री कहीं भी नहीं लिखी है कि क्या सिर्फ 12th पास पर्सन होगा। सपोज करो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति है जिसने 12th पास कर रखा है, पर उसने पर्टिकुलर उस फील्ड से डिप्लोमा कर रखा है, तो उसे भी कोर्ट स्पेशली स्किल्ड पर्सन मानेगी। वो सर्कमस्टांसेस और परिस्थितियां होंगी जो डिसाइड करेंगी उसकी स्पेशली स्किल्ड है वो उसमें या वक्त यही नहीं है। सपोज करो कोई 12th करके ही किसी डिपार्टमेंट के अंदर पहले कभी भर्ती हो गया, वो आज की एज में 50-40 साल के बाद पता चल रहा है कि उसके लिए अब उस डिपार्टमेंट में अगर उस पोस्ट को आपको पाना है तो उसके लिए हायर एजुकेशन की आवश्यकता होगी, लेकिन उसने तो उस टाइम पे 12th के बेहाव पे ही कर ली थी। तो अब ऐसा व्यक्ति भी आके कोर्ट में अगर ओपिनियन देता है तो उसकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बेहाव पर आधार पे उसकी जो है वो स्पेशली स्किल्ड है, विशेष रूप से कुशल व्यक्ति, इसका मतलब ये होता है स्पेशली स्किल्ड। और फिंगर इंप्रेशन आपको पता ही है, किसी के फिंगर इंप्रेशन से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट है जो लैब में रिलेटेड है, तो मैंने आपको बता दिया स्पेशली स्किल्ड होना चाहिए, इन 5 सब्जेक्ट से होना चाहिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है। ये 5 सब्जेक्ट हैं। जो एक एनी अदर फील्ड लिखा है वो हमारा सेक्शन जो 39 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, उसके अंदर ही हमारा अभी जो लॉ लागू नहीं है, जब लागू होगा उस दिन से एनी अदर फील्ड, तो मेरे हिसाब से कोर्ट का स्कोप बढ़ जाएगा कि ये तो है ही, इसके अलावा एनी अदर फील्ड, कोई और फील्ड में भी अगर कभी जैसे आपको जरूरत पड़ती है, मान लो मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, उसके ऊपर ओपिनियन चाहिए, जैसे आपको तो मैथ आती नहीं, जैसे आपको तो लॉ आती है, तो उसके लिए भी अब जब सब 39 लागू हो जाएगा तो मैथ के लिए भी अब एक्सपर्ट बुलाए जा सकेंगे। अभी सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आज की कानून की अगर बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 45 की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशन से रिलेटेड ही एक्सपर्ट बुलाए जा सकते हैं, और उन्हीं की राय जो होंगी वो रेलिवेंट होंगी। स्पेशली स्किल्ड मैंने बता दिया आपको, ये डिपेंड ऑन कोर्ट है कि कोर्ट किस व्यक्ति को स्पेशली स्किल्ड माने। डिग्री का यहाँ रिलेशन बिल्कुल भी नहीं कि उसके ऊपर क्या डिग्री होनी चाहिए। हाँ, जिसके लिए कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्सन की ये स्पेशली स्किल्ड होनी चाहिए, उसके ऊपर ये डिप्लोमा होना चाहिए, उसके पास ये डिग्री होनी चाहिए, तब उसको स्पेशली स्किल्ड मानेंगे। तो उसकी स्पेशली स्किल्ड के लिए वो डिग्री रिक्वायर ही होगी हर बार कोर्ट में, उस डिग्री के रिलेटेड ही पर्सन वहां पे आ सकेगा। ये तो थी सेक्शन 45। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्पेशली स्किल्ड का मतलब क्या है। स्पेशली स्किल्ड का मतलब यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि जो व्यक्ति कुशल हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, जैसे साइंस है तो उसे साइंस की पूरी नॉलेज हो, वो साइंस से ही उसने मतलब ऑलरेडी, जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया है, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया है, तो उसने केमिस्ट्री से ही सारी डिग्री करी है, केमिस्ट्री से रिलेटेड उसका डिपार्टमेंट रहा है, उससे रिलेटेड उसने डिप्लोमा करे हैं, वो पूरी तरह से दक्ष है उस चीज के बारे में, उसको एक एक चीज उसके बारीकी पता है, तो ऐसा व्यक्ति वो स्पेशली स्किल्ड पर्सन कहलाएगा। पर कौन सी डिग्री हो ये कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ है, ये बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए। इन 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड कोर्ट को कभी ओपिनियन बनानी हो तो वो स्पेशली स्किल्ड पर्सन को बुला सकता है, और ऐसे जो स्पेशली स्किल्ड पर्सन होंगे ये एक्सपर्ट कहलाएंगे,
और ऐसे पर्सन्स की जो ओपिनियंस होंगी वो रेलिवेंट होगी सेक्शन 45 के अंदर। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर एनी अदर फील्ड और ऐड कर दिया कि मतलब इन 5 के अलावा कोई और अदर फील्ड्स रिलेटेड भी है तो ऐसे पर्सन्स को भी कोर्ट बुला सकती है और उनकी ओपिनियन रेलिवेंट होगी सेक्शन 39 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर। जब लागू होगा कानून तब हम बात करेंगे। तो चेंज सिर्फ इतना ही है कि पहले 5 सब्जेक्ट से अब एनी अदर फील्ड और ऐड कर दिया। मतलब ये है कि 45 जो सेक्शन आज है उसका ओपिनियन जो एक्सपर्ट है उसका स्कोप और बढ़ा दिया। मतलब कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कभी अगर कोई कोर्ट के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो कोर्ट बुला सकती है नए लॉ के अनुसार। लेकिन जब ये नया लॉ लागू होगा तब, अभी फिलहाल 45 के हिसाब से 5 सब्जेक्ट है तो आपको अभी के हिसाब से ये पढ़ना है। मतलब इन 5 सब्जेक्ट से ही रिलेटेड बुला सकता है और सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं बुला सकता। लेकिन जिस दिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा उस दिन इन 5 सब्जेक्ट के अलावा किसी और फील्ड से भी अगर जरूरत पड़ेगी तो तब भी बुलाया जा सकेगा और उनकी ऐसी ओपिनियंस जो एक्सपर्ट होंगी उनकी ऐसी ओपिनियन रेलिवेंट होंगी। ये है सेक्शन 45। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इलिस्ट्रेशंस की बात करते हैं कि एक क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। क्वेश्चन ये है कि ए की जो मृत्यु हुई वह क्या जहर की वजह से हुई है। क्वेश्चन ये है कि ए की मृत्यु हुई क्या वो जहर की वजह से हुई है। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट as to symptoms produced by the poison by which A is supposed to have died are relevant। अब जो ओपिनियन एक्सपर्ट है उन्होंने इस पे रिलेटेड कोई उसके सिस्टम से रिलेटेड कोई ओपिनियन दी है कि ए की मौत मतलब सपोज हम कर सकते हैं कि ये पॉइजन की वजह से हुई, तो उसकी ऐसी ओपिनियन जो ए की डेथ के लिए है वो रेलिवेंट हो जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी, सिर्फ रेलिवेंट है। कोर्ट चाहे तो उसके ऊपर रिलाई कर सकता है और कन्विक्ट भी कर सकता है और कॉरोबरेट एविडेंस जो उसको मिलते हैं इससे जुड़े तो वो कर सकता है। तो ये रेलिवेंट होंगी कोर्ट के अंदर, बाध्यकारी कभी भी नहीं होंगी। पहली बात, द क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइम ऑफ डूइंग अ सर्टेन एक्ट वाज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट और दैट ही वाज डूइंग व्हाट वाज आइदर रॉन्ग और कंट्ररी टू लॉ। तो क्वेश्चन ये है कि किसी एक व्यक्ति ने कोई एक्ट जब किया तो उसका जो माइंड था वो सही था या नहीं था, वो अनसाउंड माइंड था या वो उसको इस चीज की नॉलेज थी कि नहीं थी, वो जो एक्ट कर रहा है इससे क्या गलत होगा क्या सही होगा, ये क्वेश्चन है। द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट अपॉन द क्वेश्चन वेदर द सिस्टम एग्जिबिटेड बाय ए कॉमनली सो अनसाउंडनेस, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड and whether such unsoundness of mind usually rendered poison incapable knowing the nature of act which they do of knowing that they do is either wrong or contrary to law। तो इससे रिलेटेड जो कि वो जो उसके सिम्टम्स हैं वो अनसाउंड माइंड से रिलेटेड थे और उसको ऐसा नेचर ही नहीं पता था कि ये इसका क्या क्या परिणाम निकलेगा इसका, उसको इस चीज की नॉलेज नहीं थी। अगर ऐसी कोई ओपिनियंस या कोई ऐसी ओपिनियन मान के चलो, मैं और इस सेशन के साथ जोड़ देता हूं कि अगर वो ये निकाल दे कि भाई साहब इसको नॉलेज थी उस चीज की, तो ऐसी ओपिनियंस जो उसकी आएंगी ना वो रेलिवेंट हो जाएंगी सेक्शन 45 के अंदर। बाकी जो इसका सी इलस्ट्रेशन है, द क्वेश्चन इज वेदर ए certain document was written by A, another document is produced which is proved or admitted to have been। तो क्वेश्चन ये है कि ये कोई पर्टिकुलर सर्टेन कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो ए के द्वारा लिखा गया था जबकि एक दूसरा डॉक्यूमेंट वो प्रूव है और एडमिटेड हो चुका है। तो अब ओपिनियन ऐसी आ जाती है एक्सपर्ट के द्वारा कि क्वेश्चन वेदर द टू डॉक्यूमेंट वर रिटन बाय द सेम पर्सन और बाय डिफरेंट पर्सन आर रेलिवेंट। तो ये है कि जो दो डॉक्यूमेंट है वो सेम व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं या और बाय डिफरेंट पर्सन किसी और व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए, तो ऐसी ओपिनियंस क्या हो जाएंगी, आर रेलिवेंट। ऐसी ओपिनियंस रेलिवेंट हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये तो बात थी इलस्ट्रेशन की, बाकी इलस्ट्रेशन आप पढ़ लेना। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि कोई भी ओपिनियंस दी जाती है सेक्शन 45 के अंदर, वो 5 सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें जज साहब को ओपिनियन बनाने की किसी प्रोसीडिंग से अंदर आवश्यकता पड़ी, तो ऐसी ओपिनियन जो स्पेशली स्किल्स पर्सन के द्वारा दी गई उनके ऊपर कोर्ट रिलाई कर सकता है, और ऐसी ओपिनियन रेलिवेंट होंगी, बट ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपके मन में क्वेश्चंस है वो समझ लेते हैं। एविडेंशियल वैल्यू ऑफ ओपिनियन ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट। तो मेडिकल एक्सपर्ट ने जो ओपिनियंस दिए हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं, जो मेडिकल एक्सपर्ट मतलब जैसे डॉक्टर हो गया मेडिकल से रिलेटेड, और मेडिकल फील्ड बहुत सारा बड़ा फील्ड होता है मेडिकल, तो उससे रिलेटेड जैसे फिजिक्स मेडिकल कोर कोई है, या कोई और इंस्टीट्यूशन है, वीरोलॉजी इंस्टीट्यूशन है, उससे रिलेटेड कोई डॉक्टर है, उन लोगों ने अगर कोई मेडिकल एक्सपर्ट जो है मेडिकल, यू नो वेरी वेल कि मेडिकल का स्कोप कितना बड़ा है, उस पूरे को कंक्लूड करें, उनसे रिलेटेड अगर मान के चलो कोई ओपिनियंस आई हुई है, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, पर कुछ जजमेंट से उनके जरिए समझ लेते हैं। मेडिकल एविडेंस इज ओनली एन एविडेंस ऑफ ओपिनियन। तो इन्होंने एक जजमेंट है जो मनी राम वर्सेस स्टेट, AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट की मनी राम वर्सेस स्टेट, इसके अंदर बताया कि मेडिकल एविडेंस इज ओनली एन एविडेंस ऑफ ओपिनियन। तो जो मेडिकल एविडेंस जो है वो क्या है, केवल ओपिनियन का एविडेंस है बस, एंड इज हार्डली डिसिसिव, और शायद ही ये निर्णायक हो, कि मतलब इससे शायद ही ऐसा है कि ये इसके बिहाफ पे डिसीजन किया जा सके, सिर्फ ये ओपिनियन का एविडेंस है। इट इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, मतलब ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सब्सटेंटिव मतलब कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये सिर्फ ओपिनियन का एविडेंस है, और शायद ये कि इसके बिहाफ पे कोई डिसीजन दिया जा सके। ठीक है, हार्डली डिसिसिव, इट इज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस, और ये सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं, पुख्ता सबूत नहीं है। मनी राम वर्सेस स्टेट में मैं बता दिया। तो एविडेंस वैल्यू इसकी क्या बताई कि क्या है, बहुत ही मतलब कम है। दूसरी चीज समझते हैं, the opinion of the doctor who held the postmortem examination and of forensic laboratory is reliable। तो ये कह रहे हैं the opinion of the doctor who held the postmortem, अब उन डॉक्टर की ओपिनियन जिन्होंने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो था उसको किया था, है ना, कोई बॉडी का पोस्टमार्टम किया था, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर कोई एग्जामिनेशन किया था, इज रिलायबल, मतलब ऐसी अगर कोई ओपिनियन उनके ऊपर तो रिलायबल है। Contrary opinion given by another expert who gave a cryptic report and based it on conjectures should not be relied upon। पर कोई ऐसी ओपिनियन आई है अनदर एक्सपर्ट पर्सन से जो क्रिप्टिक, जो हम जो बताना चाह रहे थे आपसे, किससे, ये the opinion of doctor who had the postmortem examination and a forensic science laboratory is reliable। Contrary opinion given by another expert who gave a cryptic report। cryptic report का मतलब होता है आधार रहित, मतलब जिसके पीछे कोई प्रूव नहीं है, and based is on conjectures, मतलब अनुमान रहित, कोई प्रमाण ही नहीं है जिसका, कंजक्टर मतलब प्रमाण रहित। ठीक, तो ऐसी कोई रिपोर्ट दे दी है तो उनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। तो जो नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट, AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, नीलावती वर्सेस बेहरा, इसके अंदर ये बताया कि भाई जिसने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करा है, लेबोरेटरी के अंदर एग्जामिनेशन किया है, उसकी तो चलो ओपिनियन पे एक बार को रिलाई किया जा सकता है, ठीक है, पर यहाँ भी रिलाई किया जा सका, इसके बिहाफ पे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। मैंने कहा इरेलीवेंट हो सकती है बस, पर अगर कोई इसके अलावा कोई ऐसी ओपिनियन किसी अनदर एक्सपर्ट से आई है जो कि क्या है, प्रमाण रहित अनुमान पे, मतलब कोई बेस ही नहीं उनका, ऐसे ही बस कुछ भी बोल दिया आके, तो उनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता है। तो मैंने बताया आपको कि केस टू केस क्या करेगी, डिफर करेगी। तो जैसे जैसे केस हुए, जैसे जैसे चीजें सिचुएशन सामने आई तो हुई, अब इसके अंदर चीज आई होगी ऐसी सामने, तभी ये ऐसी जजमेंट दी गई है। तीसरी बात समझ लेते हैं, द मेडिकल ओपिनियन बीइंग एन ओपिनियन, द मेडिकल ओपिनियन बीइंग एन ओपिनियन इज एडवाइजरी इन नेचर। तो मेडिकल ओपिनियन क्या होती है, मेडिकल ओपिनियन होने के नाते क्या होती है, एडवाइजरी होती है, प्रकृति में एडवाइजरी, उनको सलाहकारी, उनकी जो प्राकृतिक प्रकृति होती है उनकी सलाहकारी होती है।
एंड नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट, और वो कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती है। तो जो मेडिकल ओपिनियन वो क्या होंगी, एक बाई नेचर ही सलाहकारी होंगी, और वो कोर्ट के ऊपर क्या होंगी, बाध्यकारी नहीं होगी। द कोर्ट हैज टू फॉर्म its own opinion considering the material data and opinion on the technician aspect rendered by the medical expert। और कोर्ट क्या करेगा, अपनी खुद की ओपिनियन भी कंसीडर कर सकता है उन डेटा को देखने से, उन डेटा को, उन टेक्निकल एक्सपेक्ट जो तकनीकी पहलू हैं उन सबको देखते हुए, है ना, उन सब चीजों को यूज करते हुए वो एक अपनी खुद की भी ओपिनियन बना सकता है। और जो मेडिकल एक्सपर्ट ने दी थी, जो डेटा दिए हैं, जो उन्होंने ओपिनियंस दी थी, उनके बिहाफ पे अपनी खुद की वो ओपिनियन डिसाइड कर सकता है, अपनी खुद की ओपिनियन बना सकता है। ऐसा हमें बताया मदन गोपाल वर्सेस नवल दुबे के अंदर 1992 का सुप्रीम कोर्ट का केस था ये भी। इसके अंदर ये बताया कि जो मेडिकल ओपिनियन वो बाय नेचर ही क्या होती है, प्रकृति सलाहकारी होती है, बाय नेचर सलाहकारी हो सकती है, एडवाइजरी होती है, और कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती है। कोर्ट क्या चाहे तो अपनी खुद की भी एक ओपिनियन बना सकता है इसके ऊपर, पर वो जो ओपिनियन जो एक्सपर्ट ने दी हैं उनके डेटा वगैरह जो है, उनके मटेरियल, उन सबको कंसीडर करते हुए कोर्ट क्या करेगा, अपनी एक ओपिनियन बना सकता है। ये तो बात बताई हमें मदन गोपाल वर्सेस नवल दुबे ने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मतलब कि कोर्ट के ऊपर क्या है, 45 के अंदर जो एक्सपर्ट ने जो ओपिनियंस दी हुई हैं, और जो मेडिकल ओपिनियंस है वो क्या होंगी, बाध्यकारी नहीं होंगी कोर्ट के ऊपर। कोर्ट अपनी ओपिनियन खुद बना सकता है, और ये जो एक्सपर्ट ने जो ओपिनियंस दी होंगी उनके डेटा मटेरियल को कंसीडर करते हुए अपनी ओपिनियन खुद की बना लेगा। और ये बताया हमें मदन गोपाल वर्सेस नवल दुबे के अंदर। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं पॉइंट 4। पॉइंट 4 कहता है व्हाट अनलेस देयर इज समथिंग इनहेरेंटली डिफेक्टेड इन मेडिकल रिपोर्ट, ठीक, court cannot substitute its own opinion for that of the doctor। अब ये बड़ी बात कह दी। इस बात का क्या मतलब है, ये जो बात कही है ना, पर कोई ऐसी ओपिनियन है, कोई ऐसी डॉक्टर की तरफ से कोई ऐसी ओपिनियन है जो स्वाभाविक रूप से ही दोषपूर्ण है, स्वाभाविक रूप से ही दोषपूर्ण लग रही है, तो ऐसी ओपिनियन के ऊपर कोर्ट क्या कर सकता है, अपनी ओपिनियंस क्या कर सकता है, नहीं बना सकता है। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता ओपिनियन के ऊपर के अपनी ओपिनियन बना दे। जो डॉक्टर ने ओपिनियन दी उनको हटा नहीं सकता है। इनका मतलब ये है सिर्फ इतना सा कि जहां पे इनहेरेंटली डिफेक्टेड मतलब जो स्वाभाविक रूप से ही दोषपूर्ण हो, इसके अंदर ये दिख रहा है ऐसी ओपिनियन जिनमें स्वाभाविक रूप से ही ऐसा लग रहा हो कि ये दोषपूर्ण है, मतलब उनकी त्रुटिहीन है। तो इस अगर ऐसी कोई ओपिनियन है तो उन ओपिनियन के बिहाफ पे वो अगर कोर्ट चाहेगा अपनी एक ओपिनियन बना दे, उसका सब्स्टिट्यूट बना दे, तो ऐसा कोर्ट भी नहीं कर सकता। मतलब ये कहने का है कि कोर्ट बाध्यकारी तो नहीं है, अपनी ओपिनियन बना सकता है, पर ऐसा भी नहीं है कि कोर्ट बगैर डेटा वगैरह मटेरियल कुछ हो ही ना, उससे कोई मतलब ही नहीं निकल रहा हो, तब भी आप अपनी कोई ओपिनियन बना लो। फिर तो एक्सपर्ट की जरूरत ही क्या है, फिर तो जैसा भी खुद ही पहले ही बना लेते। तो सिर्फ इस जजमेंट जो माफा भाई नागर भाई रावल वर्सेस स्टेट 1992 जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, इसके अंदर सिर्फ यही बताने की कोशिश करी। तो ओवरऑल हमने जो इस चारों पॉइंटर के अंदर आप लोग यही समझा है कि कोर्ट अपनी ओपिनियन बना सकता है, पर वो ओपिनियन जो मेडिकल ओपिनियन जो एक्सपर्ट है उनकी डेटा मटेरियल को कंसीडर करते हुए कर सकता है। पर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इनहेरेंटली डिफेक्टेड कोई ओपिनियंस हो जो स्वभाव से ही दोषपूर्ण लग रही हो, तो उस जगह पे क्या ये सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकता कि अपनी ओपिनियन वहां पे लाके खड़ी कर दे। कोर्ट को ये भी रोक दिया। हाँ, ये भी बात सही है कि मेडिकल ओपिनियन जनरली जो नेचर वाइज क्या होती है, एडवाइजरी होती है, सलाहकारी होती है, और शायद ही ये बात भी एक जजमेंट के अंदर है कि शायद ही ये निर्णायक हो, और ये बहुत ज्यादा ठोस सबूत भी नहीं होती हैं, सब्सटेंशियल एविडेंस भी नहीं होती हैं। तो ये तो थे 4 पॉइंटर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है व्हाट विल हैपन इफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन ऑफ 2 डॉक्टर्स।
अब ये यहाँ से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। देखो जो कुछ क्वेश्चन तो इससे पहले वाले पॉइंटर्स के अंदर हल हो गए थे। अब सपोज करो कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि डॉक्टर जो है वो ही एक रिपोर्ट के ऊपर दो डॉक्टर की ओपिनियन आ जाए और वो भी कन्फ्लिक्ट हो, तो बड़ी समस्या आ जाए कि कौन सी रेलिवेंट होगी। भाई आया हुआ किसी कोर्ट के अंदर एक डॉक्टर की ओपिनियन आई हो, जो उसने पोस्टमार्टम वगैरह किया हो, उस टाइम उसने पोस्टमार्टम पे लिखी हो ओपिनियन। अब आज के टाइम पे उसने जो लिखी थी, जो राइटिंग आज समझ ही नहीं आ रही क्या है, क्या उसने ओपिनियन लिखी है। तो क्या करा भाई साहब, एक दूसरे डॉक्टर को बुला लिया ओपिनियन के लिए कि इसका मतलब बता दो। अब उस डॉक्टर ने कुछ और मतलब बता दिया। पहले डॉक्टर की ओपिनियन कुछ और कह रही हो, पर आज जो, चलो इसको और थोड़ा सा इलोबरेट कर देता हूं मैं। जैसे सपोज करो पहले डॉक्टर ने पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ किया था, उसकी पूरी रिपोर्ट सब तैयार की थी और भेज दी। अब केसेस तो बहुत लंबे लंबे चलते हैं, काफी टाइम के बाद गवाहियां होती हैं। अब गवाही के टाइम पे जरूरत पड़ी तो जब वो उसमें देखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट्स वगैरह कुछ और कह रही थी, ओपिनियंस कुछ और है। तो उसके लिए भैया किसी बुला लिया, स्पेशलिस्ट को बुला सकते हैं, साइंस से रिलेटेड है ये, तो बुला सकते हैं 45 के अंदर। तो हमने बुला लिया। अब जब देखा तो उस पर किसी डॉक्टर ने कोई और ओपिनियन दे दी उन सब चीजों को देखने के बाद। अब बड़ा क्वेश्चन उठा कि किस पे रिलाई करा जाए, पहली वाली पे या दूसरे पे। पहली वाली जिसको, वो तो व्यक्ति है ही नहीं इस दुनिया के अंदर, तो पहली वाली पे रिलाई करा जाए, इसके ऊपर रिलाई करा जाए। तो ऐसा भी है, या तो दुनिया में हो तब भी कोई और डॉक्टर से करा लिया हो। अब ऐसी सिचुएशन हो पर वो कंफ्लिक्ट आ गया हो दो ओपिनियंस में, तो अब क्या करा जाएगा, कौन सी ओपिनियन, पहले वाली या अभी बाद वाली, या अभी वाली या पहले वाली, किस ओपिनियन के ऊपर रिलाई किया जाए। तो ये टीपी देवितिया वर्सेस स्टेट एआईआर 1997 के अंदर हमें इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन ऑफ टू डॉक्टर्स, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन ऑफ टू डॉक्टर्स, मतलब दो डॉक्टर की ओपिनियन में जब कंफ्लिक्ट की स्थिति में अगर कोई ऐसा केस है कि कंफ्लिक्ट है दो डॉक्टर्स की ओपिनियन में, तब क्या होगा, द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर हु एक्चुअली एग्जामिन्ड, the opinion of the doctors who actually examined the injury and held postmortem examination must be preferred to the expert opinion of doctor who gave his opinion only on the basis of x-ray report, postmortem report और etc। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तो कोर्ट क्या देखेगी कि एक्चुअल में जिसने पोस्टमार्टम किया था, एक्चुअल में जिसने वो जो उसकी रिपोर्ट बनाई करी थी, मतलब पोस्टमार्टम किया हो, एक्सरे लिए हो, और इससे रिलेटेड भी जितनी भी जांचें होती हैं, जिस डॉक्टर ने जब इनिशियल जब मान के चलो किसी की इंजरी आई थी बहुत ज्यादा, किसी के गोली वोली मारी हो, किसी एक्यूज ने, उसको हॉस्पिटल ले गए, तो जिसने उस टाइम पे एग्जामिनेशन करे हो और वो मर गया हो, फिर उसका पोस्टमार्टम भी करा हो, ठीक, तो एक्चुअल में जिसने करा हो ना, उसकी ओपिनियन पे ज्यादा रिलाई करा जाएगा, ना कि उसकी कि जो डॉक्टर बाद में आया और जो पहले की रिपोर्ट जो रिकॉर्ड में लगी उनको देख के उसने ओपिनियन दी है। तो एक तो ओपिनियन उसकी हो गई जिसने रिपोर्ट को, एक एक्चुअल में जिसने रिपोर्ट बनाई थी उस टाइम पे उसने ओपिनियन दी हुई थी। तो यहाँ पे जो टीपी देवितिया वर्सेस स्टेट एआईआर उसमें यही बताया कि रिपोर्ट जो पहले जिसने एक्चुअल में जिसने एग्जामिनेशन करे थे उन इंजरी के, और जो पोस्टमार्टम से रिलेटेड जो और रिपोर्टें थी, पोस्टमार्टम करा, इन सब चीजों को जिसने एक्चुअली करा था, उस डॉक्टर की ओपिनियंस जो होंगी, उस एक्सपर्ट की ओपिनियन होंगी, उन पे ज्यादा रिलाई किया जाएगा एज कंपेयर टू उस डॉक्टर की ओपिनियन के ऊपर कि जिसने उन रिपोर्टों को देख के सिर्फ उनके बिहाफ पे अपनी एक ओपिनियन तैयार की है। ये बताती है टीपी देवितिया वर्सेस स्टेट ऑफ एआईआर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गया कि अगर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति हो, पर ये भी केस टू केस डिफर करेगा। इस तरह का केस होगा तब तो आप ये समझ लोगे, कोई और नई कोई अगर चीज निकल आ जाए तब की तब बात समझी जाएगी। पर ये बड़ा कंफर्म है कि एक्चुअल में रिलाई ज्यादा किस पे कराएगी, जिसने एक्चुअल पोस्टमार्टम करे, जिसने एक्चुअल वो रिपोर्ट तैयार करी हो। नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन, क्या होगा इफ, यदि कंफ्लिक्ट बिटवीन मेडिकल एविडेंस एंड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ आई विटनेस। आप देखो एक नया क्वेश्चन आया। अब सपोज करो किसी केस के अंदर एक तो मेडिकल एविडेंस मिला, किसी
इंजरी जो जिसके चोट वोटें लगी थी उसको लेके गए मेडिकल में और उसका कराया ट्रीटमेंट, तो भैया डॉक्टर ने लिख दिया कि इसका किसी सार मतलब किसी केस धारदार चीज से इसके ऊपर वार किया गया, जिसकी वजह से इसका सारा खून निकल गया और इसकी डेथ हो गई है। ये डॉक्टर की ओपिनियन है, पर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ आई विटनेस, ठीक। अब वही जो एक दूसरा आई विटनेस है वो ये कह रहा है कि इस आदमी के हाथ में लाठी थी और इसको ये मारता हुआ भाग रहा था इसके पीछे पीछे। तो अब डायरेक्ट एविडेंस की ये ओपिनियन आ गई, तो कंफ्लिक्ट तो हो गया दोनों ओपिनियन में, क्योंकि वो कुछ और बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। तो इस कंडीशन में अंदर क्या होगा, तो इस कंडीशन को प्रेम वर्सेस धौला AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट की ये भी जजमेंट है, प्रेम वर्सेस धौला, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। तो इसके अंदर ये बताया कि द टेस्टिमनी ऑफ द आई विटनेस इफ अनइम्पीचेबल शुड बी प्रेफर्ड and the opinion evidence of the doctor cannot nullify the evidence of eye witness। इसने बताया कि जो आई विटनेस है ना, जिसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ आई विटनेस जिसकी बात हो रही है ना, जो आई विटनेस है, अगर उसकी जो बात है, उसकी जो उसने बात कही है ना, उसकी जो ओपिनियन है आई विटनेस की, जो राय उसने बताई है, जो अपनी बात स्टेटमेंट दी है, वो अगर ये बात कह रहा है कि उसके पीछे लाठी से भाग रहे थे और लाठी से मारता हुआ जा रहे थे उस बंदे को, तो उसकी ये ओपिनियन है ऐसी है कि इफ अनइम्पीचेबल, अनइम्पीचेबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगर इस शब्द को आप समझ गए ना, ये शब्द जो है अनइम्पीचेबल, तो ये पूरी लाइन का मतलब आप समझ जाएंगे। अनइम्पीचेबल मतलब होता है हाई लेवल ऑफ ऑनेस्टी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी, मतलब उच्च लेवल की ईमानदारी। उस विटनेस की अगर उस टेस्टिमनी की जाए, उसको प्रॉपर चेक करा जाए, क्रॉस रॉस सब करके हर तरीके से, तो ऐसा माना जाएगा कि जो व्यक्ति बोल रहा है ना, जो ये बात जो बता रहा है ना, इसके ऊपर डाउट किए ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति होती है अनइम्पीचेबल, जिसपे डाउट ही ना किया जा सके, जिसपे ना डाउट किया जा सके और ना क्रिटिसाइज किया जा सके उसकी बात को कि ऐसा नहीं हुआ होगा। ऐसी स्थिति अगर है तो क्या करेगी कोर्ट, प्रिफेयर करेगी उसकी ओपिनियन को, और जो डॉक्टर की ओपिनियन है वो क्या करेगी, आई विटनेस की ओपिनियन को नलिफाई नहीं कर देगी, जस्ट बिकॉज ये किसी आई विटनेस ने दी है और ये साइंटिफिक एविडेंस है। तो मेडिकल एविडेंस के ऊपर यहाँ किसको माना हुआ है, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ आई विटनेस, पर एक कंडीशन लगा दी कि जब मानी तब, जब प्रेफर तभी करें जब अनइम्पीचेबल हो, मतलब ऐसी स्थिति हाई लेवल की ईमानदारी, द हाई स्टैंडर्ड ऑनेस्टी। तो ये क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया, और ये भी इसमें बता दे कि जो मेडिकल रिपोर्ट है तो उसकी स्टेटमेंट को क्या नलिफाई नहीं कर देगी। अगर अनइम्पीचेबल एक्चुअल में ऐसा है, ऐसी है कि वो उच्च लेवल की ईमानदारी वाली बात है, जिस पर कोई डाउट ही नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल सही है। पर हाँ, हर चीज के साथ आपको बात वही याद रखनी है कि कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, रिलाई कर सकता है कोर्ट, वो कोर्ट की मर्जी है, लास्ट फाइनल जो डिसीजन लेना वो कोर्ट को लेना कि इस बात के ऊपर कितना हमें रिलाई करना है, ये कोर्ट ने डिसाइड करना। पर कोर्ट भी ऐसा नहीं कुछ भी अपने मन से करता है, कोर्ट भी क्या फैक्ट्स और जो मटेरियल है, जो 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 केस की सर्कमस्टांसेस है, उससे रिलेटेड जो डेटा होता है उसको कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ता है। तो जहां पे उसको जरूरत होगी उसको करने की वो बिल्कुल करेगा, पर जहां उसको नहीं लगता कि इसकी जरूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेगा और उसका रीजन लिखेगा। कोर्ट भी तो, जज साहब भी तो है, बाउंड बाई लॉ ही है। और मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जरूरत ही तब पड़ी जज साहब को सारी चीजें पता नहीं है। भाई फॉरेन लॉ के बारे में जज साहब को पता नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं है कि साइंस साइड से ही हो जज साहब, जरूरी भी नहीं है जज साहब आर्ट साइड से हो, जरूरी नहीं है कि जज साहब को फिंगरप्रिंट एक्सपर्टाइजेशन कर रखा हो, जज साहब ने उसका डिप्लोमा कर रखा हो, जरूरी नहीं है जज साहब को लॉ की नॉलेज हो, नहीं जज साहब को लॉ की नॉलेज है अपनी। तो इसीलिए इस हर सेक्शन के पीछे एक मोटिव होता है, उसका वो एक उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ना रोकें,
टाइम खराब ना हो। अब जैसा आप खुद ही इस चीज को समझने लगे तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। जो 20-20 साल 30-30 साल जो मेहनत कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक्सपर्टाइजेशन, तब जाके उनको इसकी बारीकियां पता चली हैं। अब जैसा आप एक दिन में कैसे डिसाइड कर लेंगे, चलो महीने भर ले लें, कैसे कैसे समझेंगे इस चीज को। तो इसके लिए बता दें कि भैया एक्सपर्ट जो हो इसका, स्पेशली स्किल्ड जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, उसको बुला लो, उसकी ओपिनियन देख लेते हैं, वो इजीली थोड़ा समझा देगा। तो ये मतलब था यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है, व्हाट विल हैपन इफ मेडिकल रिपोर्ट और सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टर ऑन प्लेन पीस ऑफ पेपर। क्या होगा यदि जो मेडिकल रिपोर्ट है और सर्टिफिकेट जो डॉक्टर देता है, तो प्लेन पीस ऑफ पेपर मतलब किसी प्लेन, कोई कागज के प्लेन टुकड़े के ऊपर दे दिया हो। सपोज करो कोई ऐसी इमरजेंसी आई, एक कोई व्यक्ति था, उसको काफी ज्यादा इंजरीज थी, लड़की है सपोज करो, उसका रेप किया गया और उसको बहुत सारी इंजरी भी है, वो लास्ट सांस से गिर रही है, वो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाएगी पुलिस फटाफट इलाज के लिए। अब ले गई तो डॉक्टर ने क्या किया, मैं आपको ये चीज समझा देता हूँ। डॉक्टर ने क्या करा, किसी एक कागज के टुकड़े के ऊपर उसके वो लिखना शुरू कर दी, अपनी ओपिनियन देनी शुरू कर दी कि इसकी इतनी इतनी इंजरी है, इतने इंचेस की इतनी इंजरी है, इसका ऐसे रेप के भी चांसेस दिख रहे हैं। वो सारी ओपिनियन उसने अपनी दे दी फटाफट उसके ऊपर। तो तब क्या हो, तो कोर्ट ने बताया उस टाइम पे, क्वेश्चन उठा हुआ तभी कोर्ट ने बताया। तो अमिनी वर्सेस स्टेट AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट, ये जजमेंट है अमिनी वर्सेस स्टेट AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर कोर्ट ने बताया, a certificate by the doctor regarding the injury caused to accused person। एक सर्टिफिकेट है जो डॉक्टर ने दिया है इंजरी के रिगार्डिंग, और इंजरी का कारण क्या था, एक्यूज पर्सन के द्वारा आई इंजरी वाज गिवन ऑन प्लेन पीस ऑफ पेपर, एक प्लेन पेपर पे दे दी, एंड नॉट ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्म, उस फॉर्म पे नहीं दी जो एक्चुअल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक कोई भी रिपोर्ट आप तैयार करते, कोई MLC बनाते, उसके लिए एक पूरा एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है कि इस फॉर्म में आप अपनी रिपोर्ट लिखोगे। इसका हर चीज का एक क्या होता है, अपना एक फॉर्मेट होता है, फिक्स होता है वो गवर्नमेंट का। तो उस पे नहीं दिया, इन्होंने प्लेन पेपर पे दे दिया। तो ओनली बिकॉज सर्टिफिकेट वाज गिवन ऑन अ प्लेन पेपर द सेम कैन नॉट बी रिजेक्टेड। तो कोर्ट ने ये बताया कि अगर प्लेन पेपर पे दे दिया है तो सिर्फ इसलिए रिजेक्ट नहीं होगा कि उसने प्लेन पेपर पे दे दिया है। It was shown that the prescribed form was in short supply in government hospital in particular district। तो इन्होंने बताया कि अगर ठीक है उस डॉक्टर ने ओपिनियन अपनी प्लेन पेपर पे दे दी है, पर अगर ऐसी चीज ये प्रूव हो जाती कि उस हॉस्पिटल के अंदर पेपर की सप्लाई नहीं थी, जो प्रिस्क्राइब फॉर्म था वो आ ही नहीं रहा था उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अगर ये चीज अगर शो हो जाती है कि जो प्रिस्क्राइब फॉर्म था उसकी सप्लाई नहीं थी, तब ऐसी स्थिति में अगर किसी डॉक्टर ने प्लेन पेपर को अगर अपनी ओपिनियन दी है तो कोर्ट उसके ऊपर रिलाई करेगा और ऐसी ओपिनियन रेलिवेंट होंगी। देखो मोटिव क्या है कि एक तो क्या होता है, यहाँ पे यही चेक करने वाली बात है कि उस डॉक्टर ने प्लेन पेपर पर क्यों लिखा। उसका रीजन ये था कि जो एक्चुअल में प्रिस्क्राइब फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सप्लाई नहीं हो रहा था, ऑलरेडी हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट जा सकी थी पर पेपर आ ही नहीं रहा था, शॉर्टेज थी पेपर की। तो अब उस टाइम पे वो क्या करेंगे, वो किसी प्लेन पेपर पे लिखेंगे ना, तब तक क्या करेंगे। अब इमरजेंसी में ऐसा तो है नहीं कि कोई भी पेशेंट आया हुआ है जिसके बहुत ज्यादा इंजरी है, वो वेट करेगा भैया पेपर आएगा तभी इलाज करेंगे, नहीं तो हॉस्पिटल बंद रहेगा, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो चला रहे थे प्लेन पेपर पे लिख रहे थे, तो कोर्ट ने कहा तब चल जाएगा, अदरवाइज पेपर की शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ आपने अपने मन की वजह से कहीं कोई बात नहीं प्लेन पेपर पे लिख देते, प्रिस्क्राइब फॉर्म छोड़ दो। अगर ऐसी स्थिति है तो उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट का मतलब ये है, प्लेन पेपर पे दिया हो पर अगर शॉर्टेज थी पेपर की तब दिया हो तब तो रिलाई कर सकते हैं, पर शॉर्टेज नहीं है, पेपर पर्याप्त थे, प्रिस्क्राइब फॉर्म डिसाइड था तो दिया है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, उस ओपिनियन के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सका और वो ऐसी ओपिनियंस रेलिवेंट नहीं होंगी। बिल्कुल डिफेंस इस चीज का फायदा ले सकता है अपने केस के अंदर। पर मैं हर चीज बता रहा हूँ, ये जजमेंट के पॉइंटर्स हैं, आपको केस कोर्ट के अंदर परिस्थिति जैसी रही होंगी,
इस पेपर इसके पीछे लिखने की वजह रीजन इस केस के अंदर पेपर पे लिखने का वजह ये था कि पेपर की शॉर्टेज थी। हो सकता है किसी और दूसरे केस के अंदर पेपर की किसी प्लेन पीस पेपर पे ही लिखा हो पर उसका रीजन कोई वैलिड हो कि उस टाइम पे एक्चुअल कोई ऐसी स्थिति हो कि डॉक्टर को ऐसी जगह देखना पड़ रहा हो कि प्लेन पेपर हम मंगा ही ना सक पा रहे हो, इतना टाइम नहीं है उस पेशेंट के पास कि उस प्लेन पेपर के लिए रोका जा सके, तब डॉक्टर ने कोई प्लेन पेपर पे बना दिया हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती। तो ये केस टू केस क्या करेगा, अलग हो जाएगी चीजें, केस टू केस अलग होंगी, अलग दिखेंगी। वो आपने कोर्ट के अंदर केस टू केस समझना है, बस इसके पीछे के मोटिव को समझना है। अगर इसके पीछे का मोटिव है वो पॉजिटिव है, एक अच्छी सोच है इसके पीछे, पॉजिटिव है, तो वो उसके ऊपर रिलाई किया जा सकेगा। और एक अच्छी सोच नहीं है उसके पीछे तो रिलाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ मेडिकल एविडेंस गिव द एज ऑफ विक्टिम। क्या होगा अगर कोई मेडिकल एविडेंस किसी विक्टिम की एज के लिए दिया गया हो, किसी विक्टिम की सपोज करो कोई एज कम लग रही हो, किसी एज को लेकर डिस्प्यूट हो, अब उसकी एज चेक करने के लिए मेडिकल में कराई गई हो, है बहुत सारी चीजें, मेडिकल बता देता चेक करके कि इसकी एक्चुअल में एज क्या है, उसकी एग्जामिनेशन करके उसकी बॉडी का। तो अब क्या हो अगर ऐसा कोई है तो समझ लेते हैं एक्चुअल हुआ क्या कि एक लड़की थी, उसके पेपर के अंदर जो डॉक्यूमेंट थे उसके अंदर उसकी एज 18 साल दिखाई दे रही थी, पर उनकी फैमिली, मैं बताता हूँ, चलो एक एग्जांपल ऐसे ले लो कि सपोज करो हो सकता है उसकी फैमिली ये कह रही हो कि एक्चुअल इसकी एज हमने स्कूल टाइम पे ज्यादा लिखा दी थी बढ़वा के, इसलिए इसकी 18, बट एक्चुअल में ये 17 साल की है, 16 साल की है। तो अब ऐसे में तो लड़की माइनर है या मेजर, ये क्वेश्चन उठ जा रहा है कि मेजर थी या माइनर थी। माइनर होगी तो भाई उसके पॉक्सो के हिसाब से केस चलेंगे, अब मेजर होगी तो उसका कुछ और दूसरे 376 के रिगार्डिंग केस चलेगा सेशन के अंदर, स्पेशल कोर्ट में नहीं चलेगा। तो ये क्वेश्चन था, जो मेडिकल एविडेंस है उन्होंने इसकी एज 17 से 18 के बीच बता दी इस केस के अंदर कि 17 से 18 है, और डॉक्यूमेंट में इसकी एज है वो 18 साल शो कर रही है। तो ऐसी अगर स्थिति होगी और ऐसा कोई कंफ्लिक्ट होगा तो जो कंफ्लिक्ट है वो किसके फेवर में चला जाएगा, एक्यूज के फेवर में, और एक्यूज के फेवर में चला जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि विक्टिम कैन नॉट बी हेल्ड टू बी अ माइनर गर्ल। तो जो उसके डॉक्यूमेंट में जो एज दिख रही है ज्यादा, बेशक मेडिकल डॉक्यूमेंट के अंदर एज कम दिखा दी हो और डॉक्यूमेंट के अंदर ज्यादा है, तो ये उस फेवर को चला जाएगा एक्यूज के फेवर में। और ये बताया मैं एस के बिलाल वर्सेस स्टेट, एस के बिलाल वर्सेस स्टेट। तो मेडिकल डॉक्यूमेंट में बेशक उन्होंने 17 से 18 बता दी, मेडिकल के हिसाब से वो माइनर हो रही है, पर जो डॉक्यूमेंट है उसके सो दिख रहे हैं उसके हिसाब से मेजर हो रही, तो उसको डॉक्यूमेंट के वाली जो एविडेंस है उसको मान लेंगे हम, और कोर्ट ने काम उसको मानेंगे, और इसका बेनिफिट जो कन्फ्लिक्ट है वो किसको चला जाएगा, एक्यूज के फेवर में चला जाएगा, और विक्टिम को हम क्या मेजर मानेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में, बट इफ द बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस इज नॉट रिलायबल, पर एक कंडीशन लगा दी कि पहली तो बता दी चलो ठीक है मान लेंगे, पर ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जो उसका जो सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो वो रिलाई ही नहीं करता हो, रिलायबल ही नहीं हो, उसकी मतलब कोई विश्वसनीयता ना हो, उसकी कोई वैल्यू ना हो। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट को माना ही नहीं जाता कि बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ है, अब उसके अंदर एज दिखा रही और डॉक्यूमेंट जो डॉक्टर ने जो एडवाइस दी है, जो डॉक्टर ने ओपिनियंस दी है उनके हिसाब से एज कम है, तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई नहीं किया जाएगा, वहां पे जो मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन होगी उसके ऊपर रिलाई किया जाएगा। और ये बताया हमें जगतार सिंह वर्सेस स्टेट, ये आए 1993। बिलाल वर्सेस में बता दिया कि डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एज अगर शो हो रही है और डॉक्टर ने अगर कम एज दिखाई है तो बेनिफिट एक्यूज को चला जाएगा और लड़की ऐसा मेजर ट्रीट करी जाएगी। पर जगतार सिंह वर्सेस स्टेट को बता दे कि डॉक्यूमेंट अगर कोई ऐसा है बर्थ का जिसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, रेलिएबल नहीं है जो, फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो मेडिकल एक्सपर्ट ने जो ओपिनियन दी होंगी वो रेलिवेंट हो जाएगी। एविडेंस ऑफ डीएनए एक्सपर्ट,
इट इज एडमिसिबल इन एविडेंस एज इट इज परफेक्ट साइंस। तो अगर डीएनए के ऊपर किसी एक्सपर्ट ने जो एक्सपर्ट ने ओपिनियन करा है, डीएनए से रिलेटेड एविडेंस कोई है, उसके ऊपर किसी एक्सपर्ट ने अपनी ओपिनियन दी है, तो ये एडमिसिबल होंगी और ये क्या होगी, परफेक्ट साइंस होगी। परफेक्ट साइंस का मतलब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। परफेक्ट साइंस का मतलब ये होता है कि जो ऐसी ऐसी साइंस जिसके अंदर जो थ्योरी होंगी और जो रूल्स होंगे वो कंफ्लिक्ट नहीं हो रहे होंगे एक दूसरे से, मतलब यूनिवर्सल टाइप के रूल होंगे। अगर बोल दिया कि हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिला के अगर वाटर बनता है, अगर ऐसी कोई थिंकिंग दी है तो वो कहीं कंफ्लिक्ट नहीं हो। जैसे कि ए प्लस बी मिला के 2AB होगा, तो आप ऐसे समझो परफेक्ट साइंस का मतलब कि ये और ये मिलाने से ये निकलेगा, ए और बी को मिलाने से सी निकलेगा। अगर ऐसा कोई थ्योरी और वो कहीं कंफ्लिक्ट नहीं हो रही है, उसे हम परफेक्ट साइंस बोलते हैं। तो डीएनए के ऊपर अगर कोई एक्सपर्ट ने अगर कोई ओपिनियन दी है तो वो परफेक्ट साइंस के तौर पे एज एडमिसिबल होगी कि ये परफेक्ट साइंस है। मतलब डीएनए जनरली कॉमन हर किसी के तो मिलते नहीं है, बहुत रेयर और रियलिस्ट होता है कि डीएनए सेम किसी के पाए जाए। तो ये बात बताई हमें इस पॉइंटर्स के अंदर कि इट इज एडमिसिबल इन एविडेंस, इट इज द परफेक्ट साइंस। तो मैंने आपको समझा दिया आपको परफेक्ट साइंस। नेक्स्ट समझ लेते हैं ओपिनियन ऑफ बैलिस्टिक एक्सपर्ट। बैलिस्टिक होता है प्रक्षेपित। तो बैलिस्टिक से रिलेटेड अगर कोई बैलिस्टिक एक्सपर्ट है, उन्होंने कोई ओपिनियन बनाई हो बैलिस्टिक सब्जेक्ट के ऊपर, और बैलिस्टिक के अंदर क्या आ जाते हैं, बहुत सारे आर्म्स, एम्यूनियंस, ये सारी चीजें आती हैं। The opinion of ballistic expert is also reliable. तो जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट है उनकी ओपिनियन आल्सो रिलायबल है, मतलब उनकी विश्वसनीयता है। इफ देयर इज नो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टू डिसबिलीव, पर तभी तक है कि उनके अगेंस्ट कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ना मिले कि उनके ऊपर अविश्वास किया जा सके। अगर किसी बैलिस्टिक एक्सपर्ट है, उसकी किसी ओपिनियन के ऊपर अगर कोई ऐसे ग्राउंड, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि उनके ऊपर अविश्वास किया जा सकता है, तो उनकी वो रिलेबल नहीं है, वैसे रिलेबल है। ओनली बिकॉज देयर वाज अ डिले इन सेंडिंग द पिस्टल फॉर ऑब्टेनिंग एक्सपर्ट ओपिनियन as to whether it was in working condition does not make it unreliable when there is clear evidence of the seizure of weapons and there was no suggestion that the pistol had been substituted। अब यह क्वेश्चन इन्होंने एक डाल दिया कि एक पिस्टल है और वो ओपिनियन के लिए ऑब्टेन करने के लिए उसके ऊपर ओपिनियन ऑब्टेन करने के लिए उसको भेजा गया था, तो सिर्फ इसलिए वजह से कि वो किसी देरी की वजह से भेजी गई थी, उसको भेजने में टाइम लग गया था, इस वजह से वो क्या हो जाएगी, उसके ऊपर ये नहीं कहेंगे कि हम रिलाई नहीं कर सकते, सिर्फ अनरिलायबल है, मतलब कि वो सिर्फ लेट कर दी गई थी भेजने में, इसलिए अनरिलायबल है। पर हाँ, उसमें ये कंडीशन देखनी पड़ी, एक तो वो जो सीज उसको एक्चुअल में जिस तरह से सीज करना चाहिए था, क्लियर एविडेंस है उसको सीज करने का, प्रॉपर वो सीज करी गई थी, और कोई ऐसा सजेशन भी नहीं है कि ये चेंज कर दी गई थी, ये सब्स्टिट्यूट है, किसी और पिस्टल इसकी जगह दूसरी कोई पिस्टल रख दी गई थी, या कि सब्स्टिट्यूट है किसी चीज का, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। और वो प्रॉपरली जिस तरीके से प्रॉपर एक वे में सीज होनी चाहिए वो सारे प्रोसेस हैं। सिर्फ एक ये बात है कि वो डिले हो गया था उसको भेजने में, उस ओपिनियन को लेने के लिए, तो इस ग्राउंड पे ये नहीं कर सकते कि वो अनरिलायबल है। ऐसी ओपिनियन भी क्या होंगी, रिलायबल होंगी और उनके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट में अगर हम बात करें तो उनकी ओपिनियन पर रिलाई किया जा सकता है जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ना मिले उनके ऊपर डिसबिलीव करने का, अविश्वास करने का उनकी ओपिनियन। तो एक तो बात ये होगी बैलिस्टिक से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन और आता है, कैन पुलिस ऑफिसर ट्रीटेड एज बैलिस्टिक एक्सपर्ट। अब ये एक केस के अंदर हो कि एक पुलिस ऑफिसर एक बैलिस्टिक से रिलेटेड के ऊपर रिपोर्ट्स के ऊपर एक ओपिनियन चाहिए थी कोर्ट को, तो कोर्ट ने बुलाया, तो उसमें एक पुलिस ऑफिसर आ गया। अब क्वेश्चन पहला डिफेंस ने यही खड़ा दिया कर कि पुलिस वाले को कैसे आप एक्सपर्ट मान ले सकते हैं बैलिस्टिक के लिए। पुलिस वाला तो भाई उसने कहा कि भाई हमने एक्सपीरियंस है मेरे को, मैं इस बिहाफ पे आया हूँ, हो सकता है किसी पुलिस वाले को एक्सपीरियंस रहा, वो गन से रिलेटेड वो करता रहा हो, उनसे से रिलेटेड एक्सपर्टाइज रही हो उसकी डिपार्टमेंट में, ये
तो ये क्वेश्चन उठा तो कोर्ट ने फिर बताया कि क्या पुलिस वाला भी बैलिस्टिक एक्सपर्ट बन सकता है? तो भाई मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स ऑन डिपेंड ऑन कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन स्पेशली स्किल्ड पर्सन है। द वर्ड यूज स्पेशली स्किल्ड पर्सन। स्पेशली स्किल्ड पर्सन कौन होगा, इसके लिए तो लिखा नहीं कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब तो लिखा नहीं। बस कोर्ट की नजर में अगर स्पेशली स्किल्ड पर्सन है देन ओके। अब ऐसा भी नहीं कि कोर्ट के मन में जो है वही करे, किसी को भी बना देगा। पर कोर्ट भी क्या देखता है, उसके एक जजमेंट, वो जो चीजें बहुत सारी चीजें डिसाइड कर दी गई है। एक जनरली आमतौर पे किसको हम स्किल मानते हैं, जिसको पूरी प्रॉपर एक नॉलेज हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कोर्ट भी उसी को अपॉइंट करती है और उसी को मानती है स्पेशली एक्सपर्ट। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठा कि कैन पुलिस ऑफिसर ट्रीटेड एज बैलिस्टिक एक्सपर्ट? तो कोर्ट ने बताया हमें कि पुलिस पर्सनल हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी ऑफ आर्मर। तो पुलिस ऑफिसर तभी बैलिस्टिक एक्सपर्ट बन सकता है एक पास टेक्निकल कॉम्पिटेंसी एंड आर्मर टेक्नीशियन कोर्स उसने करा हो, तो उसके पास सर्टिफिकेट हो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी का और आर्मर टेक्नीशियन कोर्स उसने करा हो। आल्सो हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस of inspection, examination and testing of firearms and ammunition must be held to be ballistic expert। तो उन्होंने बता दिया कि एक तो भाई साहब उसके पास सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए टेक्निकल कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड और आर्मर टेक्निकल कोर्स होना चाहिए उसके पास। ठीक है, मतलब ये गन से रिलेटेड जो गोला बारूद है इन सब से रिलेटेड उसके पास क्या होनी चाहिए, एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए और बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उसको, इसके ऊपर आर्म्स के ऊपर एम्यूनिशन के ऊपर। इनको उसने एक्सपीरियंस के अंदर क्या करा हो, इंस्पेक्शन करा हो, एग्जामिनेशन करा हो, इनके ऊपर टेस्टिंग करी हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर अगर अपनी ओपिनियन देता है तो उसे एज अ बैलिस्टिक एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाएगा, उसकी ऐसी ओपिनियंस रेलिवेंट हो। ये ब्रिजपाल वर्सेस स्टेट 1996 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसके अंदर बता दिया गया। तो बता दे कि एक पुलिस ऑफिसर जो होगा वो कब होगा एक्सपर्ट। तो कोई पुलिस वाला अगर कभी कोर्ट में आता है वो अपने आप को बताता कि आई एम अ बैलिस्टिक एक्सपर्ट, तो उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लो। यू हैव डिग्री फॉर दिस, यू हैव सर्टिफिकेट फॉर दिस, सो एंड सो, एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, एक क्वेश्चन बन सकता है। और उससे पूछ ले कि आपने कभी इंस्पेक्शन या टेस्टिंग या एग्जामिनेशन करा है आर्म्स एंड जो गोला बारूद से रिलेटेड है, ये बंदूक से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड कभी किया है? अगर उसने किया है तो वो बैलिस्टिक एक्सपर्ट है। अगर उसने नहीं किया होगा और वो एक ओपिनियन देने आया है तो अब आप उसकी ओपिनियन को डिनाई करा सकते हैं बिल्कुल कोर्ट में। तो ये बताया मैं ब्रिजपाल वर्सेस स्टेट 1996 के अंदर। अब नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। नो एग्जामिनेशन ऑफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट नॉट इन एनी वे इफेक्ट द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन बट इट हैज कम ऑन रिकॉर्ड that before the seizure of the weapons of offense many person had handled it। तो कोई फिंगरप्रिंट का एग्जामिनेशन नहीं है, नॉन एग्जामिनेशन फिंगरप्रिंट नहीं हुआ है, इन एनी वे इफेक्ट द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो ये प्रोसिक्यूशन के केस को इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब उसको फायदा नहीं पहुंचेगा, प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगा। इट हैज कम ऑन रिकॉर्ड दैट बिफोर द सीजर ऑफ वेपन्स ऑफ ऑफेंस मेनी पर्सन हैज हैंडल्ड। तो सीजर करने से पहले इस चीज को बहुत सारे लोगों ने छुए होंगे तो उनके फिंगरप्रिंट भी आने के उसमें चांसेस ज्यादा है, तो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगा अगर उसका एग्जामिनेशन एक नहीं सही तरीके से नहीं हुआ है। ये हमें बताया केस ऑफ लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एआईआर ने। इतना ही है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, नो conviction is based on the opinion of the handwriting expert, but admittedly it can be relied upon when supported by other item of internal external evidence। तो इसमें बता दिया कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने अगर बता दिया कि ये हैंड राइटिंग इसी की, तो इसके ऊपर कन्विक्शन बेस नहीं करी जा सकती है, इसकी ओपिनियन के ऊपर किसी को सजा नहीं दी। तो हमने पहले ही आपको बताई हुई कई जजमेंट के अंदर भी ऑलरेडी डिसाइड हुआ है, और मैंने भी आपको बताई थी जब सेक्शन 45 जो मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया हुआ था कि ये ठीक है रेलिवेंट तो होगी, पर किसी को कन्विक्शन कराने के लिए पर्याप्त। तो हैंड राइटिंग अगर एक्सपर्ट किस दिया है किसी ने कि वो लेटर वाला है सपोज करो, तो एक तो प्रूव है, दूसरे में बोलते कि हाँ इसी की राइटिंग है, और ये तो उसके अगेंस्ट तो कन्विक्शन वाली बात हो जाएगी। तो उसके ऊपर ओपिनियन के ऊपर, सिर्फ इसकी ओपिनियन के ऊपर उसको कन्विक्शन नहीं करी जाएगी। इन्होंने आगे कहा बट एडमिटेडली इट कैन बी रिलाइड अपॉन व्हेन सपोर्टेड बाय अदर आइटम
ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल, कोई आंतरिक और बाहरी कोई एविडेंस अगर इस चीज को, उसकी जो ओपिनियन है उनको सपोर्ट करता है, देन उसके ऊपर रिलाई करा जा सकता है और उनके बेसिस पे उसे कन्विक्शन किया जा सकता है और इसकी ओपिनियन को कोरोबरेट कराया जा सकता है सर्कमस्टांसेस एविडेंस से। ये बात बताई आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली के अंदर। इसकी ओपिनियन को कोरोबरेट करा सकते हो आप, और क्या कर सकते हो, और कोई जो एविडेंस है उनसे कोरोबरेट करा सकते हो, कोई और ओपिनियन जो है, कोई और एविडेंस है एक्सटर्नल और इंटरनल है, वो इसकी ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हो, तब इनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो और कन्विक्शन तक करी जा सकती है। ये बताया हमें आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट पॉइंटर है व्हाट विल हैपन इफ ओपिनियन एक्सप्रेस इन टेक्स्ट बुक। अब सपोज करो क्या होगा अगर किसी बुक के अंदर ही ओपिनियंस कोई लिखी हो, किसी थिंकर ने लिखा होगा, अगर ऐसा होता है तो ऐसा माना जाएगा, ये सब चीजें लिखी हो, तो कोर्ट ने बताया द ओपिनियन एक्सप्रेस इन द टेक्स्ट बुक बाय स्पेशलिस्ट, किसी स्पेशलिस्ट ऑथर ने लिखी हो, मे बी और considers assistant and importance for the court in arriving at the truth, same cannot always be treated or viewed to be either conclusive or final। तो उन्होंने बता दिया कि किसी स्पेशलिस्ट ऑथर ने उसमें लिखा हो, इंपॉर्टेंस फॉर द कोर्ट, कोर्ट की इंपॉर्टेंस के लिए लिखा हो कि कोर्ट इसके जरिए क्या हो जाएगा, सच्चाई तक जल्दी पहुंच जाए, तो ऐसी ऐसी ओपिनियंस नहीं ट्रीट करी जाएंगी कंक्लूसिव और फाइनल के तौर पे, फाइनल एज अ कंक्लूसिव एविडेंस और फाइनल एविडेंस की तरह। What such author says to deprive even a court of law to come to appropriate conclusion of its own on the particular fact proved in given case, such opinion cannot be elevated to or placed on higher pedestal than the opinion on expert examined in court। तो जो कोर्ट के अंदर जो ओपिनियंस जिन्होंने दिए हैं और जिनको एग्जामिन करके जो ओपिनियंस आई, उनसे ज्यादा इनको वैल्यू भी नहीं दी जाएगी, और सिर्फ इसलिए मान के चलो किसी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि वो कोर्ट के त्रुट तक नजदीक पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने ऐसी ओपिनियंस दी हुई हैं किसी स्पेशली ऑथर ने, तब भी उनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकेगा और उनके बिहाफ पे इनको ये नहीं माना जाएगा कि कंक्लूसिव है या फाइनल है एविडेंस। तो ये बताया हमें टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक में बड़ा सिंपल, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं करना, बहुत वीक ऑफ टाइप ओपिनियंस होती है। टेक्स्ट बुक के अंदर कोई चीज लिखी है, इवन जो ओपिनियंस दी गई हैं उनको जिनको क्रॉस कराया जाता है, उनके बाद की जो ओपिनियंस जो जितनी उनकी वैल्यू होती है उनसे ये बहुत 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 कम लेवल पे इनके ऊपर रिलाई किया जाता है। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस संजय राय AIR 2004। तो ये टेक्स्ट बुक के बारे में जो ओपिनियंस होगी इसके बताया मैं स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस संजय राय के अंदर। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ इंजरीज। व्हेन ग्रेविटी ऑफ इंजरीज इज बियॉन्ड डाउट, जब ग्रेविटी ऑफ जो इंजरी है बियॉन्ड डाउट, देन कन्विक्शन हेल्ड टू बी प्रॉपर। ठीक, अब नेचर ऑफ इंजरी के ऊपर अगर कोई ओपिनियन दी गई है तो नेचर ऑफ इंजरी की जो ग्रेविटी है अगर वो बियॉन्ड डाउट है तो कन्विक्शन भी की जा सकती है, उसको हेल्ड की जा सकती है प्रॉपर वे में। ये रोहतास वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के अंदर बताया गया और ये 2021 की लेटेस्ट जजमेंट। अगर ग्रेविटी ऑफ इंजरी इज बियॉन्ड डाउट है ना, किसी ओपिनियन के अंदर उसकी जो ग्रेविटी इंजरी दिखाई गई है उसकी जो ग्रेविटी है बियॉन्ड डाउट है, मतलब उसके ऊपर डाउट ही नहीं किया जा सकता, वो कंक्लूसिव प्रूफ है, एक ऐसे लेवल की ओपिनियन है जिसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं हो सकता, तो उसके बिहाफ पे कन्विक्शन भी की जा सकती है। ये रोहतास वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ने हमें बताया। तो हो सकता है कि ऐसे प्रूफ मिल जाए और उनके ऊपर ऐसी ओपिनियन आए तो हो सकता है वो ओपिनियन कंक्लूसिव हो सकती है बिल्कुल। When gravity of injuries is beyond doubt, ये वर्ड जो यूज हुआ है ना, ग्रेविटी ऑफ इंजरीज बियॉन्ड डाउट, बियॉन्ड डाउट का मतलब यही है कि उसको सजा हो जाएगी। जब बियॉन्ड डाउट बात है तो फिर सजा ही होगी ना, जब डाउट ही नहीं बचा, किसी नहीं करा, कोई कैमरे में ही आ गया तो बिल्कुल बियॉन्ड डाउट ही हो गया ना, मारते हुए दिख रहा है, अब कहाँ डाउट, अब तो ये मार ही रहा है। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि वो व्यक्ति पागल है, उसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, ये सब चीजें अलग है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड देखने वाली बात, पर एक्चुअल में वो मार तो रही है, इतनी चीज तो प्रूव हो ही गई है। तो व्हेन ग्रेविटी ऑफ इंजरी इज बियॉन्ड डाउट द कन्विक्शन हेल्ड टू बी प्रॉपर, तो कन्विक्शन हेल्ड की जा सकेगी। ठीक है, अगर ग्रेविटी ऑफ इंजरी बियॉन्ड डाउट है, नेचर ऑफ इंजरी के ऊपर कोई ओपिनियन ऐसी है तो वो रिलाई कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे कन्विक्शन भी की जा सकती है अगर उसकी ओपिनियन ऐसी है बियॉन्ड डाउट है। तो ये हुए इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स।
अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 45A, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 39 सब क्लॉज 2 होगा। तो मैंने बताया था 45 और 45A जो ये दो सेक्शंस थी वो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 1 हो जाएगी 39, और इसी के पार्ट 1 45 होगा और पार्ट 2 45A होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते ही थे। When in a proceedings, किसी केस किसी कार्रवाई में the court has to form an opinion on any matter, कोर्ट को किसी मैटर के ऊपर ओपिनियन बनानी है, कोर्ट फॉर्म कोई ओपिनियन फॉर्म करनी है उसको किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर रिलेटिंग टू, जो रिलेटेड है, संबंधित है किससे, एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और स्टोर, एनी कंप्यूटर रिसोर्सेस or any other electronic or digital form. The opinion of the examiner of electronics evidence referred to in section 79A of Information Technology Act. तो एक तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है यहां से, ठीक है। और इज अ रेलिवेंट फैक्ट, एक्सप्लेनेशन बताइए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन एन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट। तो जो इस सेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो एग्जामिनर होगा एविडेंस का, उसे एक्सपर्ट मानेंगे हम, ठीक। ओपिनियन ऑफ, ये सेक्शन भी कहती है ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस। तो इस डेफिनेशन को मैं अगर एक लाइन के अंदर कंक्लूड करूं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी प्रोसीडिंग्स में, जब किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर कोर्ट को कोई ओपिनियन किसी मैटर के ऊपर बनानी हो जो संबंधित हो इंफॉर्मेशन से, और वो भी इंफॉर्मेशन कैसी, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल से रिलेटेड हो, और जो कहीं स्टोर करी गई हो किसी कंप्यूटर के अंदर, या ट्रांसमिटेड मतलब भेजी गई हो, या एकत्रित करी गई हो, स्टोर करी गई हो, तब ऐसी ओपिनियन के लिए एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को बुलाया जा सकेगा, और उसे ही हम उसकी ओपिनियन के ऊपर कोर्ट रिलाई कर सकता है, और उसकी ऐसी ओपिनियन रेलिवेंट होंगी, और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जामिनर को हम एक्सपर्ट मानेंगे इसके लिए। और ये हमें कहां पे बताया गया है, सेक्शन 79A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, द ओपिनियन ऑफ द एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस रिफर टू इन सेक्शन 79A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म से रिलेटेड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ट्रांसमिटेड और स्टोर करी गई किसी कंप्यूटर के अंदर, और इस मैटर के रिलेटेड कोर्ट को किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर ओपिनियन बनानी है, तो वो 79A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर जो एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस होगा उसको एज अ एक्सपर्ट बुला सकती है, यही इसकी एक्सप्लेनेशन बनाती है, और उसकी ऐसी ओपिनियन रेलिवेंट होंगी, कोर्ट इसके ऊपर रिलाई कर सकता है। बट वही बात, ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी, कोर्ट सिर्फ इनकी हेल्प लेके कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएगा, और एक्यूज गलती है या इनोसेंट है वो चीज डिसाइड करेगा और केस को आगे बढ़ाएगा। कोर्ट हेल्प ही तो करता है, एविडेंस एक्ट हेल्प ही तो करता है हमारे कोर्ट की, तो ये ओपिनियंस भी क्या करेंगे, कोर्ट की डिसीजन देने में हेल्प करेंगे। अब प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस है वो समझ लेते हैं। 39 सब क्लॉज 2 जो मैंने बताया 45A है वो आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है। वो जो सेक्शन 45 के अंदर कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल से रिलेटेड है, जिसमें स्टोर करी गई हो या ट्रांसमिटेड करी गई हो, उनसे रिलेटेड अगर कोर्ट को कभी ओपिनियन बनानी है तो वो 79A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जामिनर है ऑफ एविडेंस का, उसको एज ए एक्सपर्ट मान लेगी और उसकी ओपिनियंस जो होंगी उनके ऊपर रेलिवेंट करेगी। बस इतनी सी बात है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर के अंदर, अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट कैन बी फॉर आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इंप्रेशन के लिए होगी, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग के लिए होंगी, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। बताओ, 5 चीजें थी मैंने आपको समझाई थी, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, फिंगर इंप्रेशन, आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इंप्रेशन, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग। तो इसमें 2 चीजें दी गई हैं, 3 चीजें छोड़ दी गई हैं, तो आंसर इज बी एंड सी।
आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 61 ऑफ द एविडेंस एक्ट। इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है, पर फिर भी मैं इसका आपको आंसर बना दूं तो बाई प्राइमरी एविडेंस, ये प्राइमरी एविडेंस, बाई सेकेंडरी एविडेंस, आइदर बाई प्राइमरी और बाई सेकेंडरी एविडेंस, ओनली बाई प्राइमरी एविडेंस एंड नॉट बाई सेकेंडरी। तो इसका आंसर होगा सी, आइदर बाई प्राइमरी और बाई सेकेंडरी एविडेंस। कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव, उसका प्राइमरी भी किया जा सकता है और सेकेंडरी भी किया जा सकता है सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग। कन्फेशन ऑफ वन अक्यूज इज एडमिसिबल अगेंस्ट द को एक्यूज। तो कन्फेशन एक एक्यूज की एडमिसिबल होगी अगेंस्ट द को एक्यूज, किस कंडीशन में होगी? इफ देयर आर जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, इफ दे आर जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस, इफ दे आर tried jointly but different offense, if they are tried for the same offense but not jointly, if they are tried for different। बताओ क्या होगा? A B C D। तो इसका आंसर होगा A, if आंसर होगा ये A, if they are jointly for the same offense। जॉइंटली ट्राइड करे जा रहे होंगे किसके लिए? सेम ऑफेंस के लिए। और उसके अंदर मैंने बताया था आपको अबेटमेंट और कमिट भी इंक्लूड होगा, उसको भी हम सेम ऑफेंस ही मानेंगे। तो कन्फेशन हमने जब आपको पढ़ाया था तभी चीज समझाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिशंस मस्ट बी एक्सप्लेन एज अ होल एंड नॉट इन पार्ट। कैन बी एक्सप्लेन इन पार्ट, कैन बी एक्सप्लेन एज अ होल और इन पार्ट, नन ऑफ द एवर। बताओ इसका आंसर। मस्ट बी एक्सप्लेन एज होल एंड नॉट इन पार्ट्स, ये गलत हो गया। कैन बी एक्सप्लेन इन पार्ट, ये भी गलत हो गया। कैन बी एक्सप्लेन एज अ होल और इन पार्ट, ये बताओ, ये सही हो गया। नन ऑफ दी अबव तो ये हो ही नहीं सकता। बर्डन ऑफ प्रूफ पार्टली डिटरमाइंड द राइट टू बिगिन, substantially determine the right to begin, wholly determine the right to begin, none of the above। तो इसका आंसर क्या होगा? burden of proof substantially determine the right to the begin या partly determine the right to the begin, क्या होगा? चलो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कल बताएंगे, आपने पढ़ा हुआ है। एंड थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करूंगा। एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल। और आप मेरे लीगल गाइड 360 जो टेलीग्राम पे चैनल है वहां जाके इस चैनल को QR कोड स्कैन करके आप वहां पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे ये PDF पूरी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, सेम क्वेश्चंस के साथ, सेम सारे ये पॉइंटर्स के साथ वो अवेलेबल है। बाकी कोई और क्यूरी है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।